हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। और आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। जैसा कि आपको पता है कि इंडो जीएस क्लासेज की तरफ से आपको आधुनिक भारत की क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसमें आज हम आधुनिक भारत की क्लास 13 को पूरा करेंगे। यह टॉपिक आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे एवं टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय के अंतर्गत हम पहाड़िया विद्रोह, चुआर, अहोम विद्रोह, भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह जैसे विभिन्न विद्रोह हैं, संथाल विद्रोह हुआ, इस प्रकार के विद्रोहों के बारे में जानेंगे जो कि जनजातियों से संबंधित हैं। देखिए, विद्रोह के कारण क्या थे। दरअसल विद्रोह का जो मुख्य कारण था ब्रिटिश नीतियाँ, ब्रिटिश की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीतियाँ तथा ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ इसका प्रमुख कारण थी। इन्होंने कर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था, यही कुछ कारण थे। और इसमें एक पॉइंट समझना है, दीकू किसे कहते हैं इसमें। तो दीकू मतलब बाहरी लोग। जो जनजाति एरिया है उस एरिया में कोई अगर बाहर से व्यक्ति या महाजन हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ अगर आता है तो उसको हम दीकू कहा जाता था। ठीक है। इनके अन्य कारणों में ये था कि जनजातियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। साथ ही जो वन होते थे, जंगल में ये लोग रहते थे, इनकी संपत्ति को सरकारी संपत्ति बना दिया। मतलब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब ये वहाँ से ना तो अपनी जानवरों के लिए चारा ले सकते हैं, ना अपने लिए फल या जो भी चीज़ें अपने उपयोग में लाते थे ये उनको नहीं ले सकते थे। साथ ही इनके समाज एवं संस्कृति में ईसाईकरण पर बल दिया जा रहा था। दूसरा कारण था नरबलि प्रथा। ठीक है, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनको ज़बरदस्ती कामों में लगाया जाता था। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भी विद्रोह हुए। खूंट कट्टी, जिसे हम सामूहिक संपत्ति की अवधारणा भी कहते हैं, इसको ब्रिटिश शासन ने समाप्त कर दिया था। इस कारण से जनजाति विद्रोह हुए। देखिए, ये कुछ मेजर कारण हैं क्योंकि सभी जनजाति विद्रोह कुछ ना कुछ इन्हीं कारणों से मिलकर हुए हैं। तो आगे हम जानते हैं प्रमुख जनजाति विद्रोहों को। देखिए, यहाँ जो विद्रोह हुए जनजातियों के ब्रिटिश सरकार के साथ में या फिर साहूकारों के साथ में, वो असफल क्यों हुए। असफल होने के जो कारण थे वो थे कि जनजातियों के पास थी तीर, कमान, भाला। वहीं जो अंग्रेज़ थे उनके पास आधुनिक हथियार, बंदूक और तोप जैसे आधुनिक हथियार थे। तो कहाँ तीर कहाँ बंदूक, इस प्रकार ये लोग असफल हुए। साथ ही इनमें अंधविश्वास था बहुत ज़्यादा कि हमारे जो तीर कमान हैं या भाले हैं वो अंग्रेज़ों की बंदूक के आगे आग बरसेंगे। मतलब इस तरह का विश्वास था। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। साथ ही ये लोग चमत्कारों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। यही इनके कुछ असफलता के कारण रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख विद्रोहों के बारे में। देखिए, पहाड़िया विद्रोह, जिसका टाइम है 1772 से लेकर 80 तक। पहाड़िया विद्रोह राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में होता है और 1778 ईस्वी में इस क्षेत्र को दामिन ए कोह, जो पहाड़िया विद्रोह जिस क्षेत्र में होता है राजमहल क्षेत्र को, दामिन ए कोह नाम से इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। अगला विद्रोह देखते हैं। देखिए, चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी से 99 ईस्वी तक का, 17 से 99 ईस्वी तक का इसका टाइम है। यह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर नामक इलाके में होता है। और किसने किया था? चुआर जनजाति के द्वारा। देखिए, जितने भी विद्रोह हुए हैं जनजातियों से संबंधित और जो उनका फर्स्ट नेम है, जैसे चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो बेसिकली ये जो चुआर हुआ या फिर मुंडा हुआ, ये इनकी जनजाति का नाम है और इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन विद्रोहों का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दुर्जन सिंह और दूसरे थे जगन्नाथ। चुआर विद्रोह के दो नेतृत्वकर्ता थे, दुर्जन सिंह एवं जगन्नाथ। इस विद्रोह को जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह। यह 1828 ईस्वी के समय होता है और इसका जो क्षेत्र है वो असम के क्षेत्र में इसको किया जाता है। इसके नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो गोमधर कुंवर व रूपचंद्र कोनार, ये दो इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसका जो प्रमुख कारण था, दरअसल प्रथम बर्मा युद्ध जब हुआ 1824 से 26 के बीच अंग्रेज़ों से और बर्मा में जो थे, तो वहाँ अंग्रेज़ों ने यह वायदा किया असम वासियों से, असम की जो जनजाति थी अहोम जनजाति, कि हम असम को वापस लौटा देंगे इस युद्ध के बाद। लेकिन युद्ध के पश्चात
उन्होंने असम को वापस नहीं लौटाया। इसी क्रम में अहोम विद्रोह होता है। अगला विद्रोह देखते हैं, भील विद्रोह। देखिए, भील विद्रोह भारत में जहाँ होता है तो दो राज्य हैं, महाराष्ट्र और दूसरा है राजस्थान। महाराष्ट्र में 1820 से लेकर 27 के बीच में भील जनजाति द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्रोह का कारण था कृषि संबंधी जो कर थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। दूसरी जगह बात करें हम तो राजस्थान के जो भील थे, जो भील जनजाति के लोग थे, उन्होंने 1821 ईस्वी में विद्रोह किया था। राजस्थान के बेसिकली मेवाड़ वाले एरिया के भील जनजाति जो थी उन्होंने ये विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मतलब राजस्थान के भील विद्रोह का नेतृत्व दौलत सिंह ने किया था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो ये था कि मेवाड़ में जो भील जनजाति रहती थी वो आसपास के ग्रामों एवं यात्रियों से कर लेती थी, भोलाई कर और रखवाली कर। ठीक है, इनकी सुरक्षा के बदले इनसे कर लेती थी, इनकी सुरक्षा करते रखवाली करते थे, इसके बदले छोटा मोटा कोई टैक्स लेते थे। लेकिन ये टैक्स जो था ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया, इस कारण से इन्होंने विद्रोह किया। अगला है रामोसी विद्रोह। देखिए, रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1829 के बीच का टाइम पीरियड है और इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह होता है और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह, सरदार चित्तर सिंह। कई बार आपको ये चित्तर सिंह भी लिखा मिल जाता है, तो आप चित्तर सिंह या चित्तर सिंह दोनों ऑप्शन ठीक कर सकते हैं। 1825-26 के दौरान पड़ता है अकाल, और जब अकाल पड़ता है तो फिर से ये विद्रोह, मतलब चित्तर सिंह के टाइम पर ये विद्रोह को दबा दिया गया था और 1825-26 के बाद इसको फिर उमा जी के नेतृत्व में, एक थे उमा जी के नेतृत्व में इसको फिर से प्रारंभ किया जाता है। रामोसी के बारे में बात करें तो जो रामोसी जनजाति के लोग थे वो पहले मराठा जो शासक थे ना, उनके पैदल सेना में सैनिक कार्य करते थे, लेकिन मराठों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया तो अब ये बेरोजगार हो गए थे और लगातार ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियों का बढ़ना और इनकी शोषणकारी नीतियों की वजह से ये बहुत बुरी स्थिति में आ गए। इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया। अगला जो विद्रोह है वो है खासी विद्रोह। इसका टाइम है 1830 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच का। क्षेत्र की बात करें तो भारत का उत्तर पूर्व जो एरिया है, जहां हम जयंतिया एवं गारो पहाड़ी क्षेत्र जिसे कहते हैं, उस जगह खासी विद्रोह होता है 1830 और 33 के आसपास, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे तीरथ सिंह। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, दरअसल असम और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जा रही थी। अंग्रेज़ों के टाइम पर अंग्रेज सरकार बनवा रही थी। इसमें जो खासी जनजाति के लोग थे उन्हें इस सड़क निर्माण कार्य में ज़बरदस्ती लगाया जा रहा था, मतलब बिना पैसे दिए उनसे बेगार कराई जा रही थी एक तरह से। तो इसी बेगार की वजह से उन्होंने विद्रोह किया, जिसे हम खासी विद्रोह कहते हैं। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। इसका टाइम है 1831 से लेकर 1832 ईस्वी। क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर का एरिया कोल विद्रोह के लिए जाना जाता है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे बुद्धो भगत एवं सुरगा राय। ठीक है, बुद्धो भगत एवं सुरगा राय किस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं, तो वो हैं कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। इस विद्रोह का अगर कारण की बात करें तो आदिवासी जो क्षेत्र थे उनके जो गांव थे, कोल जनजाति के गांव जो एरियाज थे, उनमें दी कुओं का प्रवेश होने लगा। दरअसल इनके जो गांव थे, ठीक है, आपको दी कुओं मैं बता चुका हूँ कि बाहरी लोगों को इन्होंने कहा था। तो बाहरी लोगों का जब इनके गांव में प्रवेश होने लगा, इनकी स्वतंत्रता बाधित हुई। और दूसरा कारण था स्थायी बंदोबस्त जैसी भू राजस्व नीतियों के कारण ये कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए। फिर इन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि कोल जनजाति के लिए एक अलग क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया। आगे देखते हैं दूसरा विद्रोह, खोंड विद्रोह। देखिए, ये खोंड जनजाति द्वारा 1837 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच मध्य भारत में जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें ये जनजाति निवास करती थी, वहाँ इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह का प्रमुख कारण ये था मोरिया प्रथा। मोरिया प्रथा जिसको हम नरबली प्रथा कहते हैं, जिसको 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब ये प्रथा प्रतिबंधित की गई तो क्योंकि इनकी ये परंपरा का हिस्सा थी नरबली प्रथा, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए किसी व्यक्ति की बलि देना,
ठीक है, यह इनकी परंपरा थी। इनकी परंपराओं में हस्तक्षेप था और जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसको मौर्य कहा जाता था। तो इसी प्रकार इसका नाम पड़ा मौर्य प्रथा। इसका जो नेतृत्व किया था वो थे चक्र बिसोई इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे? चक्र बिसोई। हमने खोंड विद्रोह पढ़ लिया। अब अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो समय काल है वो है 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी, और ये भागलपुर क्षेत्र में संथाल विद्रोह होता है, राजमहल पहाड़ियों के बीच। ठीक है, भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच का जो एरिया है उसमें संथाल विद्रोह होता है संथाल जनजाति के द्वारा। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये लोग इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह एक सशस्त्र विद्रोह था, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक विद्रोह था। इसने जमींदारों की जो कोठियाँ थी, जमींदारों के भवन थे, उन पर हमला किया तथा ब्रिटिश सरकार के भवनों में आग लगा दी, उनके ऑफिसेज को आग लगा दिया, सरकारी जो कागजात थे उनको जला दिया गया था। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा हिंसक विद्रोह था। इसके परिणाम होता क्या है कि इन संथाल जनजाति के लोगों के लिए ब्रिटिश क्षेत्र द्वारा एक पृथक संथाल क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाता है। आगे जो विद्रोह है रंपा विद्रोह, यह आंध्र प्रदेश में होता है। इसका प्रमुख कारण था झूम कृषि पर रोक। चराई कर की जो दर थी वो लगातार बढ़ाते जा रहे थे अंग्रेज़ एवं जो जमींदार थे। दूसरी बात, ये लोग ताड़ी बनाते थे। ताड़ी उसे कहते हैं जिसमें थोड़ा सा हल्का सा नशा होता है और नशीली वस्तु है ये ताड़ी। ठीक है, ये छाछ की तरह देखने में लगता है ताड़ी। इस पर क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी। इन सब की वजह से इन जनजाति के लोगों ने, रंपा जनजाति के लोगों ने 1879 ईस्वी में राजू रंपा के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1922 ईस्वी में इसी विद्रोह को अल्लूरी सीताराम राजू, ये नाम इम्पोर्टेंट है, रंपा विद्रोह को ही अल्लूरी सीताराम राजू ने आगे जारी रखा। और अल्लूरी सीताराम राजू गांधी विचारों से सहमत होने के बावजूद आदिवासी लोगों के हितों में हिंसा को बहुत महत्व देते थे। इन्होंने हिंसक गतिविधियों में भी बहुत हिस्सा लिया और 1924 ईस्वी में इनकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में ये मारे जाते हैं। अगला विद्रोह हम देखते हैं उलगुलान या मुंडा विद्रोह, जिसको महान हलचल भी कहा जाता है। यह होता है 1899 ईस्वी में। इसका जो एरिया था छोटा नागपुर का क्षेत्र, बिहार एवं झारखंड का एरिया, और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं बिरसा मुंडा, जिनको भगवान मुंडा भी आजकल कहा जाता है, और इस एरिया में इनको भगवान की तरह पूजा भी जाता है। इस आंदोलन का जो लक्ष्य था, विद्रोह का जो लक्ष्य था, वो था शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए। जो ब्रिटिश सरकार या जमींदार या जो अन्य लोग इनका शोषण कर रहे हैं आदिवासियों का, उनका शोषण ना हो और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए। साथ ही इस विद्रोह ने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, मतलब एक ईश्वर पर बल दिया, और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना की बात भी कही। बिरसा मुंडा ने अपने जो राजनीतिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख बनाया, वो दोनका मुंडा नामक व्यक्ति को बनाया था। अभी हम बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में ये ईसाई बन गए थे उन ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर, लेकिन बाद में जब इनको समझ में आया उनका उद्देश्य, तो इन्होंने वापस से वैष्णव धर्म को अपना लिया। इन्होंने खुद को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त बताया था, और सन 1900 ईस्वी में इनकी जेल में, मतलब ये पकड़े गए थे बाद में आंदोलन के दौरान ही, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने बिरसा मुंडा देख लिया और मुंडा विद्रोह को भी देख लिया। अब हम देखते हैं रामदंडू विद्रोह, जो कि 1884 ईस्वी में होता है जयपुर क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान का जयपुर एरिया है जो राजस्थान की राजधानी है, और राजन अनंत नैया इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। इसी विद्रोह में यह बात कही गई कि यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। तो आपने रामदंडू विद्रोह देख लिया, जो कि 1884 ईस्वी में राजन अनंत नैया के नेतृत्व में होता है। चलिए अगला विद्रोह देखते हैं कौन सा है। देखिए, ताना भगत आंदोलन, इसको उराव भी कहा जाता है। ये उराव जनजाति द्वारा किया गया था।
इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो ताना भगत एवं जतरा भगत, ठीक है। कौन थे? ताना भगत आपने नाम सुना होगा, लेकिन एक नया नाम ये भी है जिसको हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, वो है जतरा भगत। इसका प्रमुख कारण था कि दीकुओं के विरुद्ध, मतलब जो बाहरी लोग इनके क्षेत्र में एरियाज़ में प्रवेश कर रहे थे, उनको ये बाहर निकलना चाहते थे। इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर का क्षेत्र, और वर्ष है 1914 से 1915 ईस्वी के बीच में ताना भगत आंदोलन होता है। अगला विद्रोह है जो मणिपुर विद्रोह, जिसको जालियाग्राम आंदोलन भी कहा जाता है। 1891 ईस्वी का इसमें टाइम पीरियड है। तो देखिए, जैदोरांग नामक व्यक्ति ने मणिपुर में हरका धार्मिक आंदोलन नामक एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें वो युवकों को भर्ती करता था और संगठित करके उनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में भाग लिया जाता था। जैदोनांग को 1930 में इन्हीं गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर वर्ष आता है 1932 का। वहाँ 17 वर्षीय बालिका, देखिए बहुत कम एज है, 17 वर्षीय रानी गैडिनल्यू ने जो जालियाग्राम आंदोलन है इसका नेतृत्व किया। रानी गैडिनल्यू गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थीं और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। रानी गैडिनल्यू नागा जनजाति से संबंधित हैं और इनको जो रानी की उपाधि दी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है जनजाति विद्रोह का। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित या इसी टॉपिक से संबंधित किसी बात में डाउट है, या कोई शब्द में डाउट आ रहा है, या किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मैं जल्द से जल्द दे दूँगा। धन्यवाद।